हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी का यूनिट 3 यानी दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक आपके क्लास 6th की एनसीईआरटी को सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया। हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया, जिसमें अभी तक हमने आपके साथ यूनिट 1 और यूनिट 2 को डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम आपके बात करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टीचिंग एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी एनसीईआरटी से ही क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें क्या क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखो, जैसे कि अगर आप देखोगे कि हमारी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो आपकी मानी जाती है, वो बोला जाता है कि इसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कब तक ये डायनेस्टी चली थी? 1526 ईस्वी तक इसकी एंड आपको देखने को मिलता है। और ये मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ, फिर हम पूरे चैप्टर में आप ये चीज़ें देखोगे। देखो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से 1526 तक आपको देखने को मिलता है। इस बीच यहाँ पर आप देखोगे टोटल कितनी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे रूल किया था? 5। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली डायनेस्टी जो मानी जाती है वो है आपकी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद आपकी जो यहाँ पे डायनेस्टी रूल किया था वो थी आपकी खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट जो डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है वो है तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आप देखोगे सैयद डायनेस्टी, और लास्ट होता है आपका लोधी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी थी जिन्होंने 1206 से 1526 तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर रूल किया हमारे इंडिया में। और इस डायनेस्टीज में किस किस रूलर ने रूल किया, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसने की थी। तो देखो, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत आपके जो फाउंडर है वो कौन थे आपके? यस, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आप देखोगे कि इन्होंने आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी 1206 में। और मैं आपको एंड बता देती हूँ कि 1526 में आप में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पता होगा कि 1526 में आपके कौन? इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में एक बैटल हुआ था। ठीक है, जिसको आप किसके नाम से जानते हो? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो आपके पानीपत का पहला युद्ध होता है। इसमें मैंने आपको ये चीज़ें अब देखने को मिलती है, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आपका एक बैटल होता है। ऑब्वियस है कि जो ये युद्ध होता है वो कौन जीत जाता है? बाबर। तो बाबर ने यहीं पर आपके 1526 में मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत की थी, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था। आशा करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ, जो कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कावेरी डेल्टा के बारे में। कावेरी डेल्टा जो है ये बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। तो हमारे बड़े जो साम्राज्य हैं उसका क्या है? सबसे बड़ा जो सेंटर केंद्र माना जाता है वो कावेरी डेल्टा आप देखते हो। दिल्ली, यहाँ पर आप देखते हो कि दिल्ली जो है बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ ऊपर ही क्लियर करती हूँ। ये सारी चीज़ें भी नीचे ही आएंगी इस चैप्टर में, बट आप कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए हम ऊपर ही समझ लेते हैं। देखो, जहाँ पर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता होगा कि दिल्ली के जो फाउंडर है वो कौन थे, है ना। दिल्ली की शुरुआत आखिरकार किसने की थी? तो याद रखना, वो आपकी बिलोंग करते थे तोमर डायनेस्टी। ठीक है, तोमर डायनेस्टी के जो एक रूलर है जिनका नाम था अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर या अनंगपाल सेकंड देखोगे, इन्होंने दिल्ली की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि ये आपके अनंगपाल तोमर और आपके जो पृथ्वीराज चौहान है, यानी जो कि आपके ऑलरेडी चौहान डायनेस्टी के रूलर हैं। ठीक है, जिसे हम पहले चहामनास के नाम से भी जानते हैं। तो चौहान डायनेस्टी के रूलर पृथ्वीराज चौहान और औरंगजेब सेकंड के बीच में आपका एक बैटल होता है, जिसमें क्या होता है कि वो बैटल जीत जाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो दिल्ली है जो तोमर डायनेस्टी के पास थी, अब किसके पास चली जाएगी? चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान के पास ही चली जाती है। पृथ्वीराज चौहान के बाद आप देखते हो आपके पृथ्वीराज चौहान ऑलरेडी आपके कहाँ पर? अजमेर पे रूल करते थे। ठीक है, और अभी इनके अंडर में दिल्ली भी आ चुका है। तो दोनों जगह हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास हमें देखने को मिलती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपके पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में बैटल होता है।
ठीक है। और ये बैटल कब होता है, एक 1191 में होता है, एक 1192। इस बैटल के नाम मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, जिसको आप बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हो। तो ये दो बैटल जो आपके हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में। तो 92 वाला जो आपका बैटल हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, उसमें कौन जीत जाता है, आपके मोहम्मद गौरी। उसके बाद क्या होता है कि जो दिल्ली आपके चौहान के हाथों में थी, अब किसके पास चली जाएगी, आपकी गौरी डायनेस्टी यानी कि मोहम्मद गौरी के हाथों में। तो मोहम्मद गौरी ने आपकी ये जो दिल्ली पर यहाँ पर रूल करने के पर्पज़ से इसको नहीं जीता था, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी के एक स्लेव है जो मैंने अभी आपको बताया, इनकी जो नज़दीकी थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ये दिल्ली उठाकर किसको दे दी, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी थी। और यहीं से क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी, जिसको हम कहते हैं 1206 में। और यहीं से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि दिल्ली की शुरुआत, जिसके फाउंडर कौन थे, तोमर डायनेस्टी से, आपके चौहान डायनेस्टी, फिर आपके गुरिद डायनेस्टी से, और फाइनली कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, आशा करती हूँ ये एक छोटा सा ओवरव्यू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक सी बातें, पूरा ये जो सीक्वेंस है याद रखना, ताकि आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं भी होंगे तो ये सारी चीज़ें ईजिली रहे। अब यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में भी होगी, बट डिटेल में मैंने आपको ऊपर इसलिए बताया ताकि आपको एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी हमने जो लास्ट वाले जो चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि आपका जो 7 से 12 सेंचुरी का समय माना जाता है वो आपका अर्ली मेडिएवल का होता है, और जो 12 से 16 सेंचुरी आप पढ़ोगे उसे आप मेडिएवल यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखते हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो 12 सेंचुरी यानी मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने पैराग्राफ की तरफ। जो मैंने भी आपको ऊपर चीज़ें बताई वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि देखो आपका जो दिल्ली है, जो फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम रूल तोमर राजपूत। तो मैंने आपको क्या बताया, तोमर डायनेस्टी की पहली कैपिटल आपको देखने को मिलती है। टाइम पीरियड मिडल 12 सेंचुरी की बात यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद चौहान, जिनको हम चाहमनास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अजमेर पर रूल कर रहे थे। तो तोमर और चौहान के बीच में आपको देखने को मिलता है कि जो दिल्ली है ये एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर आपका यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर जो आपके रिच जैन मर्चेंट है वो आपके शहरों में रहा करते थे, और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को भी कंस्ट्रक्ट कराया था। इस टाइम पर जो कॉइन जो मिंट होता है उसे दहलीवल कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये टर्म पूछा जाता है कि ये जो वर्ड है आपका दहलीवल, इसका मतलब क्या है इस टर्म का। तो राइट आंसर क्या होगा, कॉइन मिंटेड। ठीक है, तो कॉइन मिंटेड को क्या बोला जाता है, दहलीवल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। वैसे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 1 वर्ड के अलावा आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हमारे दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया। तो धीरे धीरे इसका कंट्रोल कैसे, आपने देखा तोमर डायनेस्टी से चौहान डायनेस्टी, फिर आपके मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी जिन्होंने आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितनी 5 डायनेस्टीज़ ने आपके यहाँ रूल किया है। दिल्ली सल्तनत ने अपने समय पर बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करवाई थी, और जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ये 5 डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कराई थी, लाइक आपकी सिकरी हुए, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, दहली कुन्हा, और आपके जहाँपना। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे मैप में भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये रहा आपका मैप, जिसमें आप देखोगे तुगलकाबाद ये रहा है ना, और कुतुब मीनार आपको यहाँ देखने को मिलता है, दहली वल कुना ये देखोगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो एरिया वो आपका हौज खास का आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिरोज़ाबाद भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ओवरऑल मैंने अभी आपको क्या बताया, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से 1526 तक, और ये 5 डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके इस पूरे इमेज में आप देख सकते हो। राजपूत डायनेस्टी की शुरुआत हम देखते हैं, तो अनंगपाल तोमर आप देखोगे, जिनका टाइम पीरियड यहाँ पर मेंशन है। आपको ये क्रोनॉजिकल ऑर्डर में याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान मैंने आपको बताया, जिनका टाइम पीरियड ये माना जाता है। 1192 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी के साथ, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, उनका काम खत्म हो जाता है। फिर शुरुआत होती है आपकी दिल्ली सल्तनत की, जिसमें से आपने पहले देखा ही
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में अपने साम्राज्य यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी। फिर उसमें इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, ये सारे सुल्तानों ने रूल किया। नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी वो थी आपकी खिलजी डायनेस्टी, जो कि आपकी जलालुद्दीन खिलजी, आपके अलाउद्दीन खिलजी आप देखते हो। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर आप देखोगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद खान में खिज्र खान आप देखते हो, बहुत सारे लोग आते हैं। लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी आपके, देन फिर आते हैं सिकंदर लोधी, ठीक है। और लास्ट होते हैं आपके इब्राहिम लोधी। तो ये तीनों रूलर थे, और लास्ट रूलर आपको पता ही है कि फिर आपके बाबर के साथ इब्राहिम लोधी का यहाँ बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर डिक्लाइन यानी एंड हो जाता है, पतन हो जाता है। उसके बाद आपके मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद होनी चाहिए ये सारी बातें। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत को हम यहाँ पर कैसे फाउंड आउट किया गया। देखो, हमें बहुत सारे कुछ इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, है ना, आपके अभिलेख, कॉइन, सिक्के, आर्किटेक्चर आप देखोगे, जो कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो आपके तारीख जो वर्ड है ये एक सिंगुलर है, त्वारिख आप इसे प्लूरल में बोलते हो, जो कि आपके किस में रिटर्न लिखा गया है, पर्शियन में। एग्ज़ाम में पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, फारसी कुछ भी लिखेंगे तो याद रखना कि ये किस में लिखी गई है, आपके पर्शियन यानी फ़ारसी भाषा में। ये वो भाषा होती है द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में फ़ारसी भाषा में आपको सारे टेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर्शियन के साथ अरेबिक भी होती है, बट ये चीज़ ज़्यादा देखोगे। फिर ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या है, ये 4 स्टेजेस हैं आपके मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि बनाने का। सबसे पहले क्या है, आपके पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, फिर राइटिंग द टेस्ट, फिर उसमें जो भी टेस्ट लिखना होता है वो सारी बातें आप देखोगे। तो इस इमेज में आप क्या देख रहे हो कि ये पेपर तैयार कर रहे हैं, ये आपकी राइटिंग लिख रहे हैं। मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड पैसेज, तो ये क्या कर रहे हैं, गोल्ड को मेल्ट कर रहे हैं ताकि जो भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, पैसेज होगा, उसको हाईलाइट किया जाए और लास्ट में इसको बाइंडिंग किया जाता है। तो ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मैन्युस्क्रिप्ट बनाने के जो स्टेजेस हैं ये आपको ऊपर नीचे करके पूछ लेते, तो आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए ताकि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सको। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार हम स्किप करते हैं और हमें लगता है ये थोड़े पूछा जाएगा, बट कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो ऑथर है त्वारिख के, वर लर्न मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, आपके कोर्टियर, ये सब आप इसमें देखोगे, ठीक है, जो कि सब के सब हमारे प्रशासन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट बॉक्स की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो याद रखना, आपको यहाँ पर पूछा है क्या, फ़क्र मुदाबिर। फ़क्र मुदाबिर ने आपकी बुक लिखी थी, आपकी बुक का क्या नाम है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है, ये कब लिखा था, 13वीं सेंचुरी में, याद रखना। और इसका मतलब है कि किंग जो है वो बिना सैनिक के यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता है, और सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। और आपको पता है जो सैनिक है वो सैलरी के बगैर नहीं रह सकते। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट। तो सैलरी कहाँ से आती थी, जो भी रेवेन्यू, जो भी राजस्व जो यहाँ पर कलेक्ट किए जाते थे किसानों से, उसी से आपके सैनिकों को सैलरी प्रोवाइड होती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो किसान है वो रेवेन्यू जो है पे कर पाते थे, कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे एंड प्रोस्परस एंड हैप्पी। लेकिन वो कब पे कर पाते, जब अच्छे थे, खुश थे। लेकिन कभी कभी, और इसके बाद हम क्या देखते हैं, दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नमेंट। तो ये इस कारण आप क्या देखते हो, जब होता है जब राजा आपके इंसाफ को प्रमोट करता है, ऑनेस्ट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सर्कल ऑफ जस्टिस इज रिटर्न बाय फ़क्र मुदाबिर इन 13वीं सेंचुरी में। और अ किंग, यहाँ पर जो लाइन बताएगी इसका मतलब क्या है कि राजा जो है वो बिना सैनिक के सरवाइव नहीं कर सकता। इस बॉक्स के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं और बने भी गए हैं। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि आपकी जो ऑथर है त्वारिख से रिलेटेड, वो आपको बताया जा रहा है कि वो कहाँ पर रहते हैं, लिव्ड इन सिटीज़, मेनली आपके दिल्ली में रहते थे, हार्डली एवर इन विलेजेस। तो याद रखना, जो त्वारिख की जो ऑथर्स है ये लोग क्या बताने चाह रहे हैं कि ये लोग आपके शहरों में रहते थे, गांव में बहुत ही मुश्किल से रहा करते थे। आपके एग्ज़ाम में इसको अपोजिट कर दिया जाता है, ठीक है।
यहाँ सिटी की जगह विलेज मेंशन कर देंगे और विलेज की जगह सिटी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। शहर को गांव, गांव को शहर मेंशन करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दे ऑफ्टन रॉट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग जो भी हिस्ट्री, इतिहास लिखते हैं आपके सुल्तान से रिलेटेड, उन्हें इस आशा में लिखते हैं कि उन्हें अच्छा खासा पुरस्कार मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, इसीलिए ये लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, नॉट वर्ड ऐड कर देंगे कि नहीं, कि ये लोग जो चीज़ें लिखते हैं वो रिवॉर्ड के पर्पज़ से नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए आपकी स्टेटमेंट को इस तरीके से चेंज किया जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। These authors advise ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their idea were not shared by everybody. तो ये आइडिया राजा को शेयर किया जाता था, और जो आइडिया यहाँ पर शेयर होता है तो ये हर कोई शेयर नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट को नॉट हटा देंगे और लिख देंगे देयर आइडियाज़ वर शेयर बाय एवरीबडी। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ये आइडिया हर एक के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो ये वाला पैराग्राफ आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, याद रखना। क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर पूछते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। साइड में आपको बर्थ राइट और जेंडर डिस्टेंस का मतलब बताया। बर्थ राइट आपके जो जन्म सिद्ध अधिकार जो होता है उसके बारे में बताया गया है, और जो जेंडर डिस्टेंस है आपको पता है जो किसके बेस पर होता है, सोशल और बायोलॉजिकल, आपके सामाजिक और जैविक में जो हमें अंतर देखने को मिलता है, मैन और वुमेन हम जो भी है उसके अकॉर्डिंग। और आपको पता है मैन को आपके वुमेन से सुपीरियर माना जाता है या रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके 1236 की बात बताई जा रही है कि यहाँ पर जो इल्तुतमिश की बेटी है, डॉटर, जिन्हें आप रज़िया कहते हो, वो सुल्तान बनती है। अभी इल्तुतमिश के बाद आपने देखा ना, रज़िया जो है ये पहली वुमेन थी आपके दिल्ली सल्तनत में या फिर मुस्लिम्स में, यानी मेडिएवल पीरियड में, जो कि रानी यानी थ्रोन, राजगद्दी पर बैठती है। यहाँ पर मिनाज सिराज याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मिनाज और सिराज जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इन्होंने क्या कहा कि सी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर और ब्रदर। तो देखो मिनाज सिराज के अकॉर्डिंग क्या था कि रजिया सुल्तान जो है अपने बाकी के जितने भाई हैं उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इस राजगद्दी पे बैठने के लायक है और क्वालिफाइड है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली। एग्ज़ाम में यहाँ पर नॉट वर्ड ऐड कर देंगे, नॉट नहीं होगा, ये मानते थे, इस बात से एग्री करते थे कि रज़िया जो सुल्तान है वो आपके इन सारे भाइयों के कंपैरिजन में एबल और क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। और 1236 से 1240 तक आप यहाँ पर देखते हो कि रज़िया सुल्तान ने रूल किया था और इन्हें राजगद्दी से 1240 में हटा दिया गया था। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर मिनाज सिराज ने और क्या क्या बातें आपके रज़िया से रिलेटेड कही, उसे समझते। तो मिनाज सिराज जो है आपके रज़िया के अकॉर्डिंग उन्होंने इस अपनी जो सोच है, अपनी जो विचार है वो क्या बताया, वो देखते हैं। तो मिनाज सिराज का मानना है कि ये मानते हैं कि आपकी वुमेन वॉज सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन। तो वुमेन क्या है, वो मैन की सबॉर्डिनेट होती है। और साथ ही साथ इस बॉक्स में ये भी मेंशन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको 3 पर्सन का नाम याद रखना है, जहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, रज़िया सुल्तान, रुद्रा देवी और आपके दीदा। देखो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स में जो रज़िया मेंशन की गई है ये आपके इल्तुतमिश की कौन थी, बेटी, डॉटर, ठीक है। और इनकी जो यहाँ पर आप रुद्रमा देवी देख रहे हो, रुद्र देवी 1262 से 1289 का टाइम है, जो कि आपकी काकतीय डायनेस्टी वरंगल में रूल करती थी। आज के हमारे मॉडर्न आंध्र प्रदेश की वो जगह आपको देखने को मिलती है। रुद्रमा देवी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन। तो रुद्रमा देवी ने क्या किया, अपना जो नेम है इंस्क्रिप्शन में उसको बदलवा दिया, और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को कैसे प्रिटेंड किया कि सी वॉज अ मैन, ठीक है। और जो दूसरी नेक्स्ट जो क्वीन है वो दीदा आप देखोगे तो रूल, जो कि आपकी कश्मीर में रूल करती थी। 980 से 1003 का टाइम पीरियड है। इनका जो टाइटल आप देखोगे कहाँ से आया, दीदा, बट दीदी से, यानी एल्डर सिस्टर। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दीदी, एल्डर सिस्टर, या फिर जो ये है ये कौन सी क्वीन की है, तो दीदा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये आपके कहाँ पे रूल किया है, कश्मीर में। रुद्रमा देवी आपके काकतीय डायनेस्टी। तो इस बॉक्स से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात किया जा रहा है गैरिसन टाउन से एम्पायर की बात, हमारे दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस मैप में आपको बताया जा रहा है कि आपके जो इल्तुतमिश हैं इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को कैप्चर किया, उसके बारे में। देखो यहाँ पर आपके जो
टाइम पीरियड है 13 सेंचुरी बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है इन्होंने अपनी अच्छी खासी हैविली फोर्टिफाइड टाउन जो है गैरिसन टाउन को ऑक्यूपाई किया। अब देखो गैरिसन टाउन क्या होता है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, याद रखना जहाँ पर सैनिक रहा करते हैं ना उसे गैरिसन टाउन कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टर्म है आपका हिंटरलैंड, द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये गैरिसन टाउन सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि गैरिसन कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्ट्रिक्ट बंगाल, सिंध, दिल्ली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता था। तो रिबेलियन, विद्रोह देखोगे, युद्ध आपका यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि गयासुद्दीन तुगलक की बात है और गयासुद्दीन बलबन की बात है कि इस टाइम पर उन्होंने अपनी जो पावर है बहुत सारी जगह पे कंसोलिडेट कर लिया था और अच्छा खासा विस्तार किया था अलाउद्दीन खिलजी और महमूद मोहम्मद तुगलक के बाद। आप ये चीज़ देखते हो। तो गैरिसन टाउन मैंने आपको बताया कि ये आपका एक इंटरनल फ्रंटियर है और ऑफ द सल्तनत एम एंड कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। यहाँ पर क्या किया जाता है, बताया गया कि हमारी जो फॉरेस्ट है, जंगल को क्लियर किया गया आपकी गंगा यमुना दोआब की तरफ, और हंटर गैदरर यानी जो शिकार संग्रहण का काम करते हैं, पशुपालन का जो काम करते हैं, ये लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो लैंड है आपके पीजेंट यानी जो किसान हैं आपके एग्रीकल्चर के पर्पज़ से भी इसका यूज़ किया करते हैं। नए नए फोर्ट्रेस बने, गैरिसन टाउन बनाया गया, टाउन यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट। किस लिए? ताकि ये जो आपके ट्रेडिंग रूट है इसको प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ रीजनल ट्रेड को भी इन्होंने प्रमोट किया। तो ये तो इंटरनल हुआ फ्रंटियर। सेकंड जो विस्तार किया था वो एक्सटर्नल फ्रंटियर भी देखोगे, दोनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलेगा। मिलिट्री एक्सपेंडिशन हम देखते हैं, मिलिट्री का एक्सपेंडिशन आपके साउथ इंडिया दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय पर देखने को मिलती है, ठीक है। आपकी सल्तनत आर्मी कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव्स, कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स। तो याद रखना दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी होते हैं उनके पास आपके एलिफेंट, हॉर्स, स्लेव्स ये सारे होते थे। इवनली ये जो मेटल्स रखते थे वो भी बहुत प्रीशियस होते थे, ठीक है। यहाँ पर फिर बात करते हैं जो हमारी दिल्ली सल्तनत की थर्ड डायनेस्टी है, मोहम्मद बिन तुगलक का समय ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इस टाइम पर जो है इन्होंने अच्छी खासी बहुत सारे शहरों को सीज़ कर लिया था और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर टैक्स भी कलेक्ट किया करती थी आपके किसानों से, जो कि हम कई बार देख चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो मैप आप यहाँ पर देख रहे हो ये पूरा कैंपेन लगाया गया है। पूरा कैंपेन किसके टाइम की बात हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। आप साउथ इंडिया में इन्होंने जहाँ जहाँ पे कैंपेन लगाए ना वो सब मेंशन यहाँ पर किया गया है। आपके चित्तौड़ में, गुजरात में, ठीक है, आपके रणथंभौर में, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मैप में ये सारी चीज़ें मेंशन की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, आप ये देखते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके 12th सेंचुरी के टाइम पर बना था। और अगर मैं बात करूँ ये क्या है आपका कॉन्वेंशनल मॉस्क्यू है, फर्स्ट सिटी बिल्ड हुई थी हमारे दिल्ली सल्तनत में, जो कि आपको पता है किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये भी याद रखना। और ये आपकी क्या डिस्क्राइब करती है? दहली ए कुन्हा, मतलब ये हमारा एक पुरानी सिटी है। आपके एग्जाम में दहली ए कुन्हा दे देंगे टर्म और पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है, तो याद रखना इसका जो मतलब है आपका द ओल्ड सिटी। ये मॉस्क्यू सबसे ज़्यादा इनलार्ज कब हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम पर और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी। इसमें जो आपके माइनर है वो बिल्ड कराया था हमारे दो सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने आपको बताया कि उसको आगे और बढ़ाया किसने? आपके इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कुव्वत उल इस्लाम जो मॉस्क्यू है इसके रिलेटेड आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पैराग्राफ में मस्जिद के बारे में बताया जाए, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियस सी बात है अगर मुस्लिम्स का समय है तो मस्जिद ही वो सारी चीज़ कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? आपके बेगमपुरी मॉस्क्यू बनवाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में पूछा जाए बेगमपुरी मॉस्क्यू जो है किसके, कौन से सुल्तान के टाइम पे बिल्ड करवाया गया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। और इनका मेन मॉस्क्यू था आपके जहापना में, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर मैप दिखाया। तो मॉस्क्यू यानी जो आप मस्जिद देखते हो जिसको हम मस्जिद कहते हैं अरेबिक भाषा में, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अरेबिक भाषा में, अरबी भाषा में ऑलरेडी, और जो हमें टेस्ट देखने को मिलते हैं वो फारसी यानी पर्शियन में होता है। बट जो ये मॉस्क्यू जो है, जो कि आप मस्जिद कहते हो, ये आपका क्या है, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब अ प्लेस वेयर आर मुस्लिम प्रोटेस्ट इन रेवेंस ऑफ अल्लाह, जहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने अल्लाह की यानी जो उनके गॉड है सुप्रीम कोर्ट, इनकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो मस्जिद जामी और जामा मस्जिद के नाम से आप जानते हो मुस्लिम जो है अपनी प्रेयर करते हैं, जिनको आप नमाज जानते हो सभी कि नमाज ही सब मिलकर के पढ़ते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लर्न मेल एज देयर लीडर, जो इमाम होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो आपके मेल होते हैं जो एज अ देयर लीडर में आप देखोगे। और फिर ये क्या करते हैं, अपना ही ऑल्सो डिलीवर द सरवन, ये अपना पहला जो सरवन प्रवचन जिसे आप कहते हो खुतबा, ये इसको पढ़ते हैं, इसको फ्राइडे, आपको पता है ना वो नमाज जो पढ़ते हैं आपके हर एक फ्राइडे में, हम ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। मुस्लिम जो है वो अपना जो फेस है, खड़े होते हैं जब किसकी तरफ फेस रखते हैं, मक्का की तरफ। मक्का की अगर हम बात करें हमारे इंडिया में वेस्ट साइड पर है, और दिस इज़ कॉल्ड द कबीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो पूरा आप देख रहे हो ये आपका बेगमपुरी मॉस्क्यू है, जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बिल्ड करवाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत ने आपके अपने समय पर क्या बताया जा रहा है कि आपकी बहुत सारी मॉस्क्यूज़ को बिल्ड करवाया था। ठीक है, आपके मस्जिद यहाँ पर बिल्ड करवाया गया, और ये प्रोटेक्टर थे आपके इस्लाम धर्म के, मुस्लिम्स के। तो मॉस्क्यू ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पर क्या था, मुस्लिम का समय था, तो इन्होंने क्या किया, मॉस्क्यूज़ बिल्ड करवाया था टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, वहाँ की मस्जिद, ये भी पूछा जाता है, इसको बिल्ड करवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, जो लोदी डायनेस्टी के लास्ट सेकंड रूलर थे, इन्होंने इसको बिल्ड करवाया था। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके जो जमाली मॉस्क्यू, आप जमाली कवालिया बिल्ड इन द लेट 50-20, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने देखा कि हमारे दिल्ली सल्तनत में आपके जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ तक आपको बताई हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं आज की क्लास को यहीं एंड करूँगी। बाकी की चीज़ें जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी इसका और लेंदी होगा, तो इस वाले चैप्टर को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे आपके पार्ट 2 में। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा, ताकि इसके आगे की जो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उसके पार्ट 2 में मैं कवर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आप सभी हमारे इस सीरीज़ में जुड़ सके। कोई भी डाउट या क्वेरी तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे सभी को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।